डॉक्टरों की जमात में बैठता हूँ तो वो लोग ये कहते हैं साहित्य और सामाजिक कार्यक्रमों वाला आदमी है, और जब आप लोगों की जमात में बैठता हूँ तो वो कटाक्ष कर देते हैं कि डॉक्टर है। तो मुझे ठिया नहीं मिल रहा है कि दरअसल मेरा ठिया कहाँ है। और जो कुछ भी अध्ययन मैंने किया, क्योंकि बहुत टुकड़ों में पढ़ पाता हूँ, 2 मरीज़ देखे थोड़ा पढ़ लिया, 1 मरीज़ देखे थोड़ा पढ़ लिया, तो अब ये तो बहुत गूढ़ तरीके से गांधी को जानने वाले बैठे हुए अवधेश जी, तो इनसे भी निवेदन है कि जहाँ कोई टीप करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, तो वहाँ ये मेरी मदद करें। गांधी पे पढ़ने की पृष्ठभूमि ये है कि करीब 3-4 साल पहले रमाशंकर जी ने मेरे से ये कहा कि डॉक्टर यूनिवर्सिटी में गांधी के ऊपर बच्चों को ऐसा लेक्चर दो कि जो उनको रोचक लगे और वो उत्साहित हों गांधी को जानने के लिए। तो मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया दोबारा से। तो जितना उपलब्ध साहित्य था वो इतना बोझिल, इतना नीरस और इतना गंभीर था कि उसको पढ़ के मुझे जमाइयाँ आने लगी। तो बच्चे, जो जवान बच्चे, वो उसको पढ़ के गांधी के प्रति रुचि लेंगे, ऐसा मैं नहीं सोचता था। तो इसी दौरान एक 1906 नेटल एडवर्टाइज़र अखबार में छपी हुई एक कविता गांधी पे जो एक छोटी बच्ची ने लिखी थी, वो मेरी नज़र में आई और उस बच्ची ने बिल्कुल विनोद में गांधी को परिभाषित किया। तो वहाँ से मैं उत्साहित हुआ कि ये गांधी के नए नए पहलू और नई नई चीज़ें देखने के लिए मैं वो साहित्य पढ़ूं जो 1915 तक प्रकाशित हुआ है, जिसमें से कई किताबें उपलब्ध नहीं थी। नेट पे आता था अबंडेंट, फला यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। उनकी साइट पर सर्च करो तो वो ऑक्शन कराते थे कि हम पे $10 का बायर है, आप 15 दे रहे हो क्या, 20 दे रहे हो क्या। इस तरीके से करीब वो किताबें इकट्ठी की, पर इसका श्रेय रमाशंकर जी को जाता है। साथ ही में उसमें से 54 किताबें रमाशंकर जी को ससम्मान भेंट की गई थी कि पढ़ के वापस करेंगे। ऑन रिकॉर्ड ये बात लिख रहा हूँ, उन तक पहुँचे कि वो व्हाट्सएप में उनकी स्वीकृति है कि ये किताबें आई हैं तो वो उनको वापस भी कर दें। मेरा एक मत है कि गांधी के बारे में या किसी के भी बारे में आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं और बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं और बड़े उत्तेजित हो रहे हैं, तो आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, आप इश्तिहार पढ़ रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा पढ़ रहे हैं। क्योंकि गोदी मीडिया हर समय मौजूद रहा है, और आप सबसे क्षमा याचना सहित कहता हूँ, गोदी मीडिया के आदि पुरुष गोस्वामी तुलसीदास थे। उनकी काव्य क्षमता, शब्द बाहुल्य, भाषा का वैभव, संगीत का ज्ञान, उससे कतई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया के प्रवर्तक वही थे कि जिन्होंने राम को न जाने कैसा कैसा बता दिया। तो उस समय भी गोदी मीडिया था और गोदी मीडिया चलता रहा, और आज भी गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया वाले लोग सच्चे मीडिया वाले लोगों से ज़्यादा होशियार होते हैं। इसलिए गांधी के बारे में वो किताबें पढ़िए जो गांधी की मेकिंग में लिखी गई। जब गांधी एक साधारण से ट्रांसलेटर के तौर पे गए थे, बुनियादी तौर पे ट्रांसलेटर के तौर पे गए थे, मेकिंग में जो लिखी गई उन किताबों को पढ़िए। गांधी की असफलताएं देखिए, गांधी की कमज़ोरियां देखिए। तो सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। गांधी से जब खुद पूछा गया कि आपका क्या संदेश है, तो गांधी ने कहा कि माई लाइफ इज़ ए मैसेज। मार्क्स को मैं कह सकता हूँ कि मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, लोहियावाद मान सकता हूँ, है ना, और जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनका वाद मान सकता हूँ। लेकिन गांधी के पास कोई ऐसी दार्शनिक समृद्ध विचारधारा नहीं थी कि जिसे आप गांधीवाद कह के उस पर अध्याय लिख सकें और उसके अनुयायी बन सकें या उसका पालन कर सकें। गांधी जो है एक कर्मशील व्यक्ति था, अ मैन ऑफ एक्शन, और उनके एक्शन वक्त पे बदलते भी रहते थे, यू टर्न भी ले लेते थे और पलट भी जाते थे। ये दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर जमात गांधीवादियों की है, जिसने एक खादी का कुर्ता पहना, पजामा पहना, गले में एक साफ़ी डाली और मैं गांधीवादी, करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया लोगों ने गांधीवाद बन के। तो दरअसल में गांधीवाद नाम का कोई वाद नहीं है। गांधी ने कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं प्रस्तावित की, कोई राजनीतिक दर्शन प्रस्तावित नहीं किया। गांधी ने सिर्फ आपको
विरोध का एक ऐसा तरीका बताया जो उनके आने के पहले बहुप्रचलित नहीं था और ना ही उसकी शक्ति को कोई पहचानता था। जहाँ गांधी के जीवन की तमाम सफलताएं, तमाम विजय हैं, तमाम पेचीदगियाँ हैं, वहाँ गांधी का काला पक्ष भी है। तो मैं पहले गांधी के काले पक्ष को आपके सामने उजागर करूँगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर मैं इश्तिहार कर रहा हूँ, मैं आपसे गांधी पे बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1, गांधी का अपनी पत्नी के साथ ऐसा मत था जो उन्होंने लिखा भी है, अवधेश जी ने तो कई जगह पढ़ा होगा, कि एक हिंदुस्तानी पति होने के नाते मेरी ये अपेक्षा थी कि मेरी पत्नी मेरी हर आज्ञा मानेगी, मेरी सेवा उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है, और मेरे हर आदेश का पालन जो है उसमें स्वभावगत होना चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ये गांधी का क्रूर भाव था। और इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। नंबर 1, गांधी जब पाम ग्रोव कॉटेज में रहने लगे, जो कि 8 बेडरूम का घर था, जिसमें उनके लॉ क्लर्क्स भी उनके साथ रहते थे, देश विदेश के तमाम लोग जो उनसे मिलने आते थे वो भी गांधी के घर में ही रुक जाते थे। तो वहाँ नियम था कि अपना पाखाना, उसका डब्बा उठा के खुद ले जाके बाहर साफ़ करना पड़ता था। तो एक विदेश के उनके मेहमान गांधी के यहाँ आके ठहरे, उनको ये नहीं मालूम था, तो गांधी ने कस्तूरबा से कहा कि तुम उसे उठा के बाहर फेंक दो। तो कस्तूरबा बहुत आहत हुई कि तुम मेरे पति हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं एक दूसरे पुरुष का मैला उठा के बाहर फेंकूं, तुम मुझसे कैसी अपेक्षा कर रहे हो। तो गांधी बहुत क्रोधित हुए, इस हद तक क्रोधित हुए कि वहाँ से पकड़ के उन्होंने कस्तूरबा को गेट के बाहर कर दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो चली जाओ। तब कस्तूरबा ने उन पे क्रोध किया कि तुम कैसे पुरुष हो, इस परदेश में लाके मुझे अकेला घर के बाहर छोड़ रहे हो बेसहारा, कैसे तुम मर्द हो, कैसे तुम पुरुष हो। गांधी ने क्षमा याचना मांगी, उनको ले गए अंदर, और बाद में गांधी ने इस पर विस्तार से लिखा भी है। दूसरा जो गांधी का निर्णय था कि वो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखेंगे और भाई बहन की तरह रहेंगे, ये निर्णय भी एक तरफा था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी से प्रस्तावना जरूर की थी लेकिन सहमति नहीं ली थी। आप अपने आप को परीक्षा में उतारना चाहते हो और आपका एक अंधविश्वास है, मैं गांधी के उस विश्वास से सहमत नहीं हूँ कि ब्रह्मचर्य रहने से कोई आदमी बलशाली हो जाता है या पवित्र हो जाता है ना, बल्कि मैं सोचता हूँ कि कुंठित हो जाता है और कलुषित हो जाता है। ठीक है, तो गांधी ने जो है अब घोषणा कर दी कि साहब मैं भाई बहन की तरह रहूँगा और अब तुमसे कोई यौन संबंध नहीं रखूँगा। ये भी क्रूरता थी स्त्री के प्रति। गांधी को उनसे सहमति लेना चाहिए थी, और अगर वो सहमति ना देती तो उनको पुरुष के धर्म का निर्वहन करना चाहिए था। ये थोपना गलत था। तीसरा हिस्सा जो गांधी के जीवन का मैं ऐतराज़ के काबिल समझता हूँ, हरिलाल के साथ जो उनका व्यवहार था। हरिलाल पढ़ना लिखना चाहता था, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनना चाहता था। वो चाहते थे कि हरिलाल आंदोलन में हिस्सा ले। भारतवर्ष आकर उसने कुछ पढ़ाई भी की, एक गुलाब नाम की बच्ची से उसका प्रेम था, उसने उससे विवाह भी कर लिया, और जब वो गर्भवती थी तब वो वापस साउथ अफ्रीका गांधी के पास आया। तो जैसा 2, 4, 5 किताबों में जो मैंने पढ़ा, अच्छा हर किताब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग विवरण रहता है, तारीखों का भी हेरफेर रहता है। तो गांधी का हरिलाल की पत्नी के प्रति व्यवहार जो है वो कतई स्नेह वाला नहीं था। वो चाहते थे कि ये आपस में संसर्ग ना करें, वो चाहते थे कि इसके बाद इनकी कोई संतान ना हो, वो चाहते थे कि ये इससे दूर रहे। बाद में गांधी ने वर्धा के आश्रम में जब गए हैं, गुलाब की मृत्यु हो गई थी इसी बीच में, उन्होंने लिखा है कि गुलाब बहुत बेहतर चरित्र थी, मुझसे कई गुना बेहतर चरित्र थी। हरिलाल के साथ भी व्यवहार उनका ठीक नहीं रहा, जबकि हरिलाल उनका आदेश मान के जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल था उसमें जेल भी गया हरिलाल, 3 महीने जेल भी रहा, सारी बातें उन्होंने मानी। बाद में वो इतना विचलित हुआ कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, व्यापार किया कलकत्ता में जाके, उसके लिए तमाम कर्जा लिया, कर्जा वो चुका नहीं पाया। ठीक है, और गांधी ने अखबारों में ये लिखा कि यदि इसने इस्लाम धर्म सच्ची आस्था के साथ स्वीकार किया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इसने इस्लाम धर्म इसलिए स्वीकार किया है कि ये मशहूर हो जाएगा तो ये इसने गलत किया है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के उनका व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। और आखिरी जो सेक्स के प्रयोग वो करते थे, जो उनका एक अंधविश्वास था, बिल्कुल ही अवैज्ञानिक था कि साहब वीर्य अगर शरीर में रहेगा तो व्यक्ति जो है बड़ा प्योर और बलशाली रहेगा। तो वो उनके साथ जो छोटी बच्चियां थीं उनके साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे कि मैं अपनी उत्तेजना पर काबू पाना चाहता हूं
क्या मैं ईश्वर के नज़दीक पहुंच गया हूं अगर मेरा इस उत्तेजना पर काबू हो जाता है। तो ये बहुत फिजूल की बातें थीं। इसमें तारीफ़ सिर्फ इतनी कर सकता हूं कि ये उन्होंने चोरी छुपे नहीं किया, बाकायदा सभा में घोषणा करके किया कि मैं ऐसा प्रयोग करना चाहता हूं। ये इस चीज़ की मैं तारीफ़ करता हूं। लेकिन ये भी एक मानवीय क्रूरता थी कि आपको नहीं होती है सेक्स की उत्तेजना के लिए, या होती भी है तो आप काबू कर लेते हैं। उन बच्चियों का क्या जो आपके साथ सोती हुई उत्तेजित हो जाती होंगी, वो उनकी क्या दशा है, इस पे गांधी की दृष्टि नहीं गई। तो ये गांधी के जीवन के कुछ पहलू हैं जिनसे कि मेरी असहमति है। अब गांधी को हम वहाँ से ट्रेस करते हैं कि गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए 1993 में, और 1996-97 तक वो बड़े मशहूर वकील हो चुके थे। मोटी उनकी आय होने लगी थी, बड़े बड़े केसेस वो सुलझाते थे। तो वो जो रोचक किस्सा जिसने कि मुझे प्रेरित किया कि उस इतिहास को पढूं, एक उस समय कानून था साउथ अफ्रीका में कि जो पब्लिक स्कूल्स थे, अच्छे स्कूल्स जो थे, उनमें एडमिशन प्योर वाइट रेस को मिलता था। और प्योर वाइट रेस का बच्चा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से अंग्रेज वहाँ शासन कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन स्त्री और अंग्रेज पुरुष, या अंग्रेज स्त्री और साउथ अफ्रीकन पुरुष, ऐसे विवाह हो गए थे। तो मिक्स्ड पेरेंटेज के बच्चे थे। आम तौर पे जो साउथ अफ्रीकन बच्चे रहते हैं उनके बाल घुंघराले रहते हैं और जड़ पे तो घुंघराले रहते ही हैं। तो एक था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, बहुत क्रूर, बड़ा गंदा, बड़ा भद्दा, बड़ा बदसूरत कानून था। उसमें बच्चे के बालों में एक पेंसिल फंसा दी जाती थी और उसको 20 कदम पैदल चलने के लिए बोला जाता था। अगर पेंसिल गिर जाती है तो इसका मतलब पूरे बाल बिल्कुल सीधे हैं, तो ये प्योर वाइट है, उसको दाखिला दिया जाता था। और पेंसिल अगर नहीं गिरती है तो ये माना जाता था कि ये बच्चा मिक्स्ड पेरेंटेज का है, तो उसको दाखिला नहीं दिया जाता था। तो एक ऐसी बच्ची थी सोंड्रा बेन्स, जिसकी कि माँ गोरी थी और पिता जो है साउथ अफ्रीकन था, उसको दाखिला नहीं मिला। तो वो दोनों माता पिता गांधी के पास आए कि आप हमारे लिए अदालत में केस करिएगा, हमारी बच्ची को इसमें दाखिला दिलाइएगा। अब यहाँ से गांधी शुरू होते हैं। ये एक इंडिविजुअल मसला था, गांधी चाहते तो फीस लेके केस कर सकते थे, जीतते हारते वो अलहदा बात थी। गांधी ने कहा कि ये आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये उस पूरे समुदाय की समस्या है, उन सारे बच्चों की समस्या है जो मिक्स्ड पेरेंटेज के हैं। तो आप ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसे करीब 20 परिवारों को तो मैं जानती हूँ कि जिनके दाखिले नहीं हुए हैं। उस समय लेड की पेंसिल ऑस्ट्रिया में बनती थी, साउथ अफ्रीका में नहीं बनती थी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी माचिस ऑस्ट्रिया से बन के आती थी, हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। तो उन्होंने कहा कि आप उन सब के पेरेंट्स को मेरे पास बुला लाइए, और उनसे गांधी ने बात की। गांधी ने कहा कि ये पता करिए कि नेटल में, जहाँ गांधी उस समय थे, कितनी दुकानें होंगी स्टेशनरी की। तो उन्होंने कहा कोई 6-7 दुकानें होंगी। बोले आप वहाँ से जाके पेंसिल ख़रीद लीजिएगा बच्चों के नाम से, और बिल लीजिएगा हर पेंसिल का। तो पेंसिल खरीदी गई साहब, बिल लिया गया। तो करीब इतना ढेर पेंसिल का गांधी के पास इकट्ठा हो गया। तो गांधी ने वहाँ के लोकल कमिश्नर को और सुपरिटेंडेंट पुलिस को पत्र लिखा कि मैं फला दिन एक छोटा सा कार्यक्रम करूँगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस की संभावना नहीं है, पर फिर भी आपको सूचित कर रहा हूँ। तो शरारती आदमी था, आंदोलन करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना चुका था। तो वो दोनों वहाँ सदल बल इकट्ठे हुए। तो गांधी ने वो 1 फुट का जो ढेर था पेंसिल का, उसमें आग लगाई, बच्चों के साथ बोनफायर किया, उसके फेरे लगाए, नाचा, गाना गाया, उनको मिठाई दी, उनको कैंडी दी, उनको खाने के लिए टॉफ़ी दी, और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है? बोले ये पेंसिल फेस्टिवल है। बोले ये क्या होता है? बोले ये उस कानून का विरोध होता है जिसमें कि पेंसिल फंसा के बच्चे की नस्ल तय की जाती है, और बोले ये तब तक चलेगा जब तक पूरे साउथ अफ्रीका में एक भी पेंसिल बचेगी। ठीक है जी। उस बच्ची ने कविता लिखी। जब उसका दाखिला हो गया, अखबारों में ये खबर छपी, ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदगी हुई, लिहाजा वो पेंसिल टेस्ट अलग कर दिया गया। उस बच्ची का दाखिला हो गया और बच्चियों का भी दाखिला हो गया। तो उस बच्ची ने कविता लिखी, गूजी गूजी गांधी ओह ओह ओह, स्वीट एज ए कैंडी विद पेपर एंड पेन हैंडी, will fight the battle on Britons, no weapon, no arson, will win, he says, people laugh, let them anyways. His threat has frightened the Britons, because they know not fighting without weapons. Oh, the Guzi Gandhi has already won. अब इस कविता को मैं गांधी के दर्शन का समग्र आकलन मानता हूँ। उसने ये कहा
कि गांधी अंग्रेज़ों को उस मैदान में लड़ने के लिए ललकार रहा है जिस मैदान में लड़ना अंग्रेज़ों को आता नहीं है। उन्हें बम गोला और बारूद से लड़ना आता है। वो कहता है निहत्थे आके लड़ो मेरे से। उन्हें निहत्थे लड़ना आता नहीं है, तो उसने अंग्रेज़ों को पहले से ही हरा दिया है। ये गांधी की पूरी कार्यनीति थी और हर जगह गांधी ने किसी के भी खिलाफ उस हथियार का इस्तेमाल किया जिस हथियार से आपको लड़ने की आदत नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि ये गांधी की नीति का समग्र दर्शन उस 11 बरस की निष्पाप बच्ची ने बिना किसी पूर्वाग्रह के किया कि हिज थ्रेट हैज़ फ्राइटन्ड द ब्रिटन्स। ब्रिटिश घबरा गए हैं बिकॉज दे नो नॉट फाइटिंग विदाउट वेपन्स। ओ दी गुजी गांधी हैज़ ऑलरेडी वन। और दरअसल गांधी की जीत हुई क्योंकि ये उस समय मुमकिन नहीं होता था कि ब्रिटिश सरकार कोई कानून लाए और उसको वापस ले, और ये कानून को उन्हें वापस लेना पड़ा। तो यहाँ से गांधी ने अपनी जीत ब्रिटिश सरकार के ऊपर दर्ज की। अब यहाँ आप इस नीति को, गांधी की को देखें कि वो व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक बनाते थे और उस सामूहिक समस्या के लिए वो लोगों को इकट्ठा करते थे। विंस्टन चर्चिल से 1940 में जब जनरल स्मट मिले, जो साउथ अफ्रीका के पहले होम मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनने विंस्टन चर्चिल से कैरो में वो एक मीटिंग, विंस्टन चर्चिल ने जनरल स्मट से कहा, विंस्टन चर्चिल इंडिया अफेयर्स के इंचार्ज थे, कि विंस्टन चर्चिल का गांधी के बारे में मत बड़ा हल्का था। जनरल स्मट उनके भगत हो चुके थे, तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल से कहा, ही मेक्स पावर आउट ऑफ पावरलेस पीपल, आउट ऑफ सच पीपल हु हैव नो हंगर फॉर पावर, and then he attacks the likes of us who are holding the power and who have hunger for power. It is very difficult to fight against him. विंस्टन चर्चिल को उन्होंने कहा, शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली बनाता है, उन शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली बनाता है जिन्हें शक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं है, और फिर उन लोगों पे हमला करता है जो शक्ति के महत्वाकांक्षी हैं। इससे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत संभल के लड़ना। ये विंस्टन चर्चिल से जनरल स्मट ने कहा, जिनके साथ गांधी का ज़िंदगी भर खट्टा मीठा रिलेशन रहा। अब 3 एक्ट आगे पीछे आए, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ट्रांसवाल रजिस्ट्रेशन एक्ट, और एक फ़ैसला कि जो भी शादी क्रिश्चियन पद्धति से नहीं हुई है वो नाजायज़ शादी है, लिहाजा जितने हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, सबकी संतानें नाजायज़ हैं, राइट। और औरतें भी पत्नी के स्तर से रखेल के स्तर पे आ गई है। तो इन तीनों आगे पीछे ये एक्ट आए, इन तीनों का गांधी ने विरोध किया। अब इसके पहले कि मैं इन एक्ट्स पे प्रकाश डालूं ज़्यादा, एक चीज़ आपको ये बताता हूँ कि गांधी उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बना चुके थे और 200-250 के करीब यूरोपियंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। और आप ये विरोधाभास देखिए कि अंग्रेज़ की सरकार, अंग्रेज़ों का समाज इतना घबरा गया कि उन्होंने 2 सामाजिक संगठन बना डाले, एक ब्रिटिश काउंसिल और एक कॉलोनियल पैट्रियोटिक काउंसिल। अंग्रेज़ के शासन में अंग्रेज़ का समाज गांधी से सुरक्षा के लिए संगठन बना रहा है। ये गांधी की बहुत बड़ी विजय थी और मैं ये समझता हूँ यहाँ ये घोषणा हो गई थी कि गांधी अंग्रेज़ के साम्राज्यवाद को हरा चुके हैं। ठीक, अब उनकी जो मीटिंग होती थी उसमें नारे यही होते थे कि गांधी को भगाओ, गांधी को मार डालो, और बाकायदा वो लोग सभाएं करते थे। ये खबर गांधी तक आती थी तो गांधी ये कहते थे कि मैं इससे बहुत उत्साहित हूँ, मुझे इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली चीज़ ये कि वो अहिंसात्मक ढंग से बैठ के मीटिंग करते हैं, माने मेरी नीतियों में विश्वास करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मुझे भगाना चाहते हैं, इसका मतलब मेरी जो अहिंसा की नीति है उससे डरते हैं। तो बोले उनके इस 2 तरह के संगठन बनाने से मेरी कार्यशैली पे विश्वास है वो प्रबल हुआ है। मैं उनके ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा। वो मेरे सहयोगी हैं जो मेरा संदेश जगह जगह पहुँचाते हैं, वो मेरे विरोधी नहीं हैं। इतना माने इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस गांधी का था। अब गांधी की दिनचर्या आपको साउथ अफ्रीका की आप सुनेंगे तो आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि गांधी की तस्वीर वही आती, लाठी लिए दुबले पतले चले जा रहे हैं। ही वॉज़ एन एथलीट। और 7 बजे गांधी अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना हो जाते थे, 5 अखबार निकाल रहे थे,
बहुत भारी भरकम प्रैक्टिस कर रहे थे, एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स की चेन चला रहे थे और दिन भर के तमाम संगठनों और समारोह में भाग ले रहे थे। अपनी जेब में वो कूदने वाली रस्सी रखते थे और उनका टारगेट रहता था कि दिन में मैं 1000 रस्सी कूद लूँ, और कहीं भी रस्सी कूद लेते थे। घर से पीनट बटर और ब्रेड का नाश्ता करके चलते थे, कॉरिडोर में जगह मिली, कोने में जगह मिली, वो रस्सी कूद लेते थे और परिवार के लोगों को भी दबाव बनाते थे कि तुम भी फिजिकली फिट रहो और रस्सी कूदो। और गांधी को बड़ा गर्व भी था अपने शरीर पे, जो उनके जीवन काल में एक बार ही टूटा। चंपारण के आंदोलन के बाद जब उनको बहुत ज़ोर से दस्त लगे और उनका एक पैर का हिस्सा बहुत कमज़ोर हो गया, तब गांधी ने वहाँ का जो लोकल कमिश्नर था, जो बाद में उनका दोस्त ही बन गया था, उससे कहा, आई थिंक आई एम लूजिंग माई स्टील फ्रेम, माई बॉडी इज़ बिकमिंग वीक। अदरवाइज़ गांधी शारीरिक रूप से बहुत फिट और एथलेटिक बिल्ड के आदमी थे, और अंतिम समय तक आपने 1 आउंस फैट गांधी के शरीर पर नहीं देखा होगा, और अंतिम दिन तक पैदल चलते ही रहे। अब जब ये सिटीजन्स बिल और ये तीनों बिल आए तो सभा हुई, और सभा में ये फैसला हुआ कि इनका विरोध करना है और इनका पालन नहीं करना है। इन तीनों बिल का विरोध हुआ, गांधी ने सभा की, सब लोगों ने समर्थन किया, शपथ ली कि हम इनका विरोध करेंगे, ये बिल्ले नहीं बनवाएंगे, अपनी उंगलियों के निशान नहीं देंगे, और मैरिज एक्ट को भी मैं उसमें ही ऐड किए देता हूँ कि हम इस कानून का भी पालन नहीं करेंगे। गांधी जो है इंग्लैंड की यात्रा पे गए ब्रिटिश सरकार से बात करने कि ये कानून नहीं आने चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो नॉन वाइट्स हैं वो इनका पालन नहीं करेंगे। गांधी की मुलाकात हुई, और गांधी कितने एक्टिव वर्कर थे, वो होटल सेसिल में जाके रुके। बड़ा महंगा होटल था, इसलिए कि बड़े बड़े लोगों को मिलने बुलाते थे। 2 यूरोपियन लड़कियां अपनी स्वेच्छा से आके उनकी सेक्रेटरी बनी, और कोई 27 दिन में गांधी ने 4000 चिट्ठियाँ पोस्ट की ब्रिटिश की सिविल सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों को कि हमारा समर्थन करो। और ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया कि जब वो लॉर्ड इरविन से मिलने गए तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि आई विल नॉट असेंट टू दिस बिल, मैं इस बिल में सहमति नहीं दूंगा। हालांकि लौटते में उनकी विंस्टन चर्चिल से मुलाकात हुई, तो विंस्टन चर्चिल ने ज़रूर हंसते हुए कहा कि पर ट्रांसवाल तो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर गांधी एक शुभ संदेश लेके लौटे, गांधी का बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन वो बिल और वो कानून लागू कर दिए गए। गांधी ने आंदोलन किया, गांधी गिरफ्तार हुए, करीब 3 महीने वो जेल में रहे, और उसके बाद जनरल स्मट ने उन्हें बुलाया एक समझौता वार्ता के लिए। और समझौता वार्ता में ये तय हुआ कि आप लोग ये बनवा लीजिएगा बिल्ले, इस कानून का पालन कर लीजिएगा, आप पालन कर लेंगे, इसके बाद मैं इस कानून को वापस ले लूँगा। गांधी इस समझौते से सहमत हो गए। जब सहमत होके गांधी उसके कमरे से बाहर निकले तो उसने कहा नाउ यू आर फ्री। थोड़ा सा रोचक है, गांधी ने कहा तो मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। तो उनके अंगरक्षक से या सेक्रेटरी से गांधी ने पैसा लिया है, 1 रुपये, हाँ, सेक्रेटरी से पैसा लिया और उससे वो वापस आए। फिर से सभा हुई और गांधी ने घोषणा की कि मेरी जनरल स्मट से बात हुई है, हम सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसके बाद ये बिल वापस चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद वो स्वेच्छा से इसको विड्रॉ कर लेंगे। तो गांधी के ख़िलाफ़ हंगामा खड़ा हो गया, गांधी पर लांछन लगाया गया कि 15,000 पाउंड में तुम जो है बिक गए हो, जनरल स्मट के हाथ तुमने सौदा कर लिया है और हम किसी कीमत पर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। गांधी ने कहा लेकिन मैं ही रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। तो एक मुस्लिम मीर कासिम करके था जो गांधी का वैसे सहयोगी और भक्त था, उसने कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मैं आपको जान से मार डालूँगा। और दूसरे दिन गांधी जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो मीर कासिम ने बाकायदा उन पर सशस्त्र हमला किया। गांधी अचेत हुए, दोनों होंठ फट गए, एक क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ, स्कल में भी थोड़ी इंजरी हुई। लोग उनको ऑफिस के अंदर उठा के ले गए। लेकिन गांधी की बहादुरी की ये तारीफ़ है कि अचेतावस्था से गांधी जैसे ही होश में आए, और यहाँ राम का भी जिक्र आपको दूंगा बीच में मैं, जो मरते समय निकला, गांधी जैसे ही होश में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि फॉर्म दो। मीर आलम का, हाँ, मीर आलम था, बोले फॉर्म दो। और उन्होंने वो फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करा के वो बाहर आए। बाहर आके उन्होंने क्राउड को जो एड्रेस किया वो ऐतिहासिक है और किसी भी शासन तंत्र के लिए और जनता के लिए याद रखने जैसी बात है। गांधी ने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हमारी स्थिति वही है जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए थी, क्योंकि हम अपना रजिस्ट्रेशन बिल दिखाएंगे नहीं, हमने करा लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून, कोई भी सरकार बिना जन सहमति के लागू नहीं कर सकती। ये कितने भी कानून बना लें, आप करा लो सबके सब रजिस्ट्रेशन, लेकिन जब मांगे आपसे कांस्टेबल बिल तो आप मत दिखाओ। तो आपकी तो वही स्थिति है कि आपने बिल ना बन पाया।
बनाया नहीं है बिल। यहाँ से थोड़ी सहमति हुई और बाद में उन्होंने कानून वापस नहीं लिए, यथास्थिति वही रही। तो गांधी ने आंदोलन तेज़ किया। जब आंदोलन तेज़ किया तो ये तीनों ही कानून रद्द हुए, और तीनों ही कानून रद्द होना गांधी की एक बड़ी वजह थी, जिसके बाद कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से विदाई ली। जिस समय गांधी अचेतावस्था से बाहर निकले हैं तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला है राम। इसके अलावा 1896 में गांधी जब 3 साल वहाँ काम कर चुके थे, जब अपने परिवार को और अपने भांजे को लेके वापस लौट रहे थे, तो जनरल स्मट गृह मंत्री थे और एस्कॉम्बे जो अटॉर्नी जनरल थे वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे साउथ अफ्रीका के। 5000 लोगों की भीड़ बंदरगाह पे इकट्ठी थी और नारे थे गांधी गो बैक। और जो जहाज़ था उसके सारे यात्रियों को, भले से वो यूरोपियन हों, इंडियंस हों, साउथ अफ्रीकन्स हों, सबको ये कह के बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई कि इसमें एक बीमारी आई है। तो जो क्वारंटीन होता है, जो कोरोना में आप सबने देखा कि 6 हफ्ते का क्वारंटीन दिया जाता है, और ये नवंबर दिसंबर का ठंड का महीना था। गांधी को समझ में आ रहा था और रोज़ नारे लगते थे गांधी गो बैक। तो एस्कॉम्बे की और जनरल स्मट की उम्मीद ये थी, उन दोनों में टसल था कि प्राइम मिनिस्टर एस्कॉम्बे बनेंगे कि जनरल स्मट। तो उनकी उम्मीद ये थी कि ये गांधी यहाँ से चला जाएगा तो यूरोपियन कम्युनिटी तो हमारे पक्ष में है ही, इंडियन कम्युनिटी को भी हम अपने पक्ष में कर लेंगे। और वो सोचते थे हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो सोचते थे हम बन जाएंगे। और उनका सोच था कि जब ये 6 हफ्ते बंदरगाह पे जहाज़ खड़ा रहेगा तो जो सहयात्री हैं वही गांधी से हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू चला जा वापस, हम लोगों को जाने दे। लेकिन गांधी इतने प्रभावी थे और उनकी बात की सत्यता जो है वो इतनी खरी होती थी कि सारे सवारियां उनके पक्ष में आ गई। 25 दिसंबर को जो जहाज़ का कप्तान था उसने गांधी के सम्मान में भोज दिया और कहा कि आप सब यात्रियों को समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। खैर 6 हफ्ते के बाद पाबंदी हटाई गई, एक एक करके यात्री उससे उतरने लगे। गांधी ना उतरे तो जहाज़ का जो कप्तान था उसको उतारते उतारते सवारियों को रात का 10 बज गया। तो उसने गांधी से कहा, गांधी ने कहा नहीं, अंधेरे में नहीं जाऊंगा। ये गांधी का जो लड़ाकू स्वभाव था, जो आज हम वो लकड़ी वाला गांधी देखते हैं, वो पूरा योद्धा था। उसने कहा अंधेरे में नहीं जाऊंगा, ब्राइट सन में जाऊंगा, सबके सामने दिखता हुआ जाऊंगा। तो जब वो गांधी दूसरे उतरे हैं तो उनकी मारपिटाई शुरू हुई, धराशायी हो गए, घर की रेलिंग पकड़ के वो लटक गए। पास में 2 उनके जो क्या कहें जिनका उनके प्रति प्रेम भाव था, 2 लोग थे। एक हैंड पुल्ड रिक्शा जो आदमी खींचते हैं, कलकत्ता में शायद अभी भी हैं, वो निकल रहा था कि आप इसमें बैठ कर निकल जाइए। गांधी ने कहा नहीं। बाद में गांधी ने लिखा भी है कि ईश्वर ने मुझे शक्ति दी कि मृत्यु से बचने के लिए भी मैंने मनुष्य के द्वारा खींचे जाने वाले वाहन पर सवारी स्वीकार नहीं की, तो ये ईश्वर ने ही मुझे शक्ति दी। ये बहुत बाद में उन्होंने लिखा है और बोले मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ये शक्ति दी। तो उस समय जो वहाँ एसपी थे मिस्टर अलेक्जेंडर, वो गांधी के मुरीद थे और उनकी पत्नी जो थी जेन अलेक्जेंडर, वो तो गांधी की भक्त थी। कैसे तो उनको खबर लग गई कि गांधी को वहाँ पीटा जा रहा है, तो वो भागती हुई आई। अपने छाते से उन्होंने पहले घुमा के तलवार जैसा जो लड़के थे उनको अलग किया, और जाहिर है एसपी की वाइफ को देख के तो थोड़ा डरी गई यंग बच्चे, तो उन्होंने गांधी को बाहों में भर के उठा रहा और पास के एक घर में गांधी को शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ भी गांधी की सेवा वो करती रहीं। अब ये भी बड़ा ज़ोरदार काम है कि एक यूरोपियन परिवार के घर में उस यूरोपियन की पत्नी और अलेक्जेंडर की पत्नी गांधी को मैंने स्पॉन्जिंग कराती थी, बेड पैन देती थी क्योंकि उठ नहीं पा रहे थे, मुंह धुलाती थी, खाना देती थी और उनकी सेवा करती थी, और राज अंग्रेज़ों का था। खैर 2-3 दिन के बाद वो लड़कों ने ट्रेस कर लिया कि गांधी इस घर में है, तो उन्होंने उस घर को घेर लिया कि हम इसको आग लगा देंगे। ठीक है जी, नहीं तो गांधी को बाहर निकालो। तो अलेक्जेंडर आए, उन्होंने गांधी से कहा, गांधी ने कहा ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, ये इफ़ दे नो द आर्ट ऑफ किलिंग आई नो द आर्ट ऑफ डाइंग। ठीक है, तो उन्होंने समझाया कि मसला आपका अकेले का नहीं है, आप अगर निकल भी आएंगे तो ये लोग इस घर को और इसके रहने वाले परिवार को ज़रूर मार डालेंगे क्योंकि इन्होंने आपको शरण दी थी। तो मैं आपको एक छद्म वेश में, कांस्टेबल के वेश में बाहर निकाल देता हूँ, फिर इनको कह दूँगा देख लो घर में अगर गांधी है क्या। खैर गांधी ने कहा इस बात से मैं सहमत होता हूँ। गांधी चले गए। वहाँ भी अलेक्जेंडर ने जब उन मौजूदा लोगों से पूछा
कि जब ये पिटने के बाद होश में आए हैं तो इनके मुंह से कोई नाम वगैरह निकले कि कौन इनको मार रहा था। तो लोगों ने कहा, जो अंग्रेज़ थे, साउथ अफ्रीकन्स थे, कि नाम तो नहीं कह सकते, कुछ राम राम बार बार ये आदमी चिल्लाता था होश में आने के बाद। ठीक है। अब उसके बाद जो एस्कॉम्बे थे, अटॉर्नी जनरल, चूँकि ये ख़बर अखबारों में आ गई, इंटरनेशनल प्रेस में आ गई कि गांधी पे इतना घातक हमला हुआ, ब्रिटिश सरकार डरी हुई तो रहती ही थी गांधी से, तो उन पर दबाव पड़ा कि केस दर्ज करिए उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने गांधी पे ये मतलब हत्या का प्रयास किया है। तो एस्कॉम्बे ने गांधी को बुलाया तो गांधी ने कहा, नहीं, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं उनको आपके सामने पेश करूँगा, आपको शनाख्त करनी। गांधी ने कहा, जब मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या शनाख्त करूँगा। वो तब भी मेरे मित्र थे, वो आज भी मेरे मित्र हैं, और मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो इस विश्वास के अंतर्गत कर रहे थे कि वो ठीक कर रहे हैं। तो मेरा उनका कोई विरोध नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका में, इस विश्वास के अंतर्गत कर रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मेरी उनसे कोई टकराहट नहीं है। तो बड़ा एस्कॉम्बे भी हतप्रभ रह गए। और बड़ा रोचक ये है कि उसके बाद 2 साल तक एस्कॉम्बे की गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक बार गांधी शाम को सड़क के इस किनारे टहल रहे थे, एस्कॉम्बे दूसरे किनारे टहल रहे थे। वो सड़क क्रॉस करके गांधी के पास आए और उन्होंने गांधी से कहा कि उस हत्या के षड्यंत्र के पीछे, आप पे जो हमला मैंने किया था और पुलिस निष्क्रिय खड़ी थी, मैं था। तो गांधी ने उनको कहा कि आप तब भी मेरे दोस्त थे, आप आज भी मेरे दोस्त हैं, मैं तब भी आपको दोषी नहीं मानता था और आज भी आपको दोषी नहीं मानता। और एस्कॉम्बे, अच्छा ठीक हूँ, एस्कॉम्बे इसके बाद घर पहुँचे और 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। 2 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी वहाँ मूर्ति बनवाई जिसका कि अनावरण होना था। एस्कॉम्बे की श्रीमती जी ने ये शर्त रखी सरकार के सामने कि इस मूर्ति का अनावरण गांधी के द्वारा किया जाए, क्योंकि मेरे पति पिछले 2 वर्ष से इस पछतावे से ग्रसित रहे कि गांधी पे इतना बड़ा हमला कराने के बाद वो गांधी से माफ़ी भी नहीं मांग पाए। अब ये भी देखो आप, गांधी की कितनी बड़ी विजय है कि उस सरकार का प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अलहदा बात है, लेकिन अटॉर्नी जनरल थे, उतने बड़े स्तर के आदमी की मूर्ति का अनावरण होना है, जो ब्रिटिशर्स अपने लिए गर्व की बात मान रहे हैं और उस आदमी को इतना सम्माननीय मान रहे हैं कि इसकी मूर्ति बनाना चाहिए। और उसके अनावरण के लिए उस आदमी की पत्नी ब्रिटिशर्स के जानी दुश्मन को आमंत्रित करती है। बड़ी बहस हुई सरकार में, मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने कहा फिर मत कराइए, कपड़ा ढका रहने दीजिएगा, जनरल एस्कॉम्बे के स्टैचू पर कपड़ा ढका रहने दीजिएगा, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है। लिहाजा सहमति देना पड़ी। गांधी ने अपने भाषण में एस्कॉम्बे की वाइफ को संबोधित करते हुए बोला कि मेरे को आपके अवसाद का पता लगा, जिस कारण कि आपने मुझे ये सम्मान दिया कि मैं आपके पति की मूर्ति का अनावरण करूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु के 3 घंटे पहले उन्होंने आके अपनी गलती मुझसे कबूल की थी और खेद प्रकट किया था। तो मिसेस एस्कॉम्बे ने कहा कि मेरे मन से आज ये बोझ उतर गया। अब आपको इसमें 2-3 चीज़ें थोड़ी सी विनोद की बताता हूँ कि जनरल स्मट ने जब पहले वायदा कर दिया कि मैं कानून हटा लूँगा, तुम बिल्ले बिल्ले बनवा लो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लो, और ना किया, तो गांधी ने आंदोलन किया। तो आंदोलन के बाद गांधी जब उनसे मिलने गए तो जनरल स्मट ने फिर एक चाल चली, बोले मिस्टर गांधी, आई एक्चुअली नेवर एग्री विद दिस एक्ट, विद दिस लॉ, आई नेवर एग्री, आई वॉन्ट टू रिपील इट, बट दी अदर वाइट्स इन माई कैबिनेट दे डोंट एग्री विद मी। जो मेरे कैबिनेट के अन्य सहयोगी हैं वो मेरे से सहमत नहीं हैं। तो गांधी बहुत चपल थे, बहुत श्रूड थे, आप उसको आसान आदमी मत समझिएगा, महात्मा बिल्कुल मत माने ऐसा कि बड़े जीर्ण शीर्ण और बड़े ऐसे, वो बहुत शार्प आदमी था अपने देश के लिए, और देश के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए। तो बड़े बड़े धूर्तों से लड़ना उसे आता था, बड़ी सादगी से उनकी धूर्तता के कवच को तोड़ना भी गांधी को आता था। ठीक है, उसको हथियार नहीं लगता था, उसकी वाणी और उसकी लेखनी जो है वो सक्षम थी। तो बाहर आए तो प्रेस ने घेर लिया, क्योंकि प्रेस से तो घिरे रहते थे 24 घंटा, प्रेस ने घेर लिया, बोलिए यस मिस्टर गांधी, प्रेस ब्रीफ। तो गांधी ने कहा कि स्मट इज़ रनिंग अ गवर्नमेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ही डज़ नॉट एन्जॉय कॉन्फिडेंस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स। ये इंटरनेशनल प्रेस में आ गया। तो लंदन से अब बाकायदा केबल आया जनरल स्मट को कि आप मुश्किल में हैं, आपके कैबिनेट कलीग्स आपके कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, तो हम बदलें क्या प्रधानमंत्री,
तो उसने गांधी को बुलाया कि महाराज ये क्या है। तो गांधी ने कहा कि अगर इसमें कुछ भी असत्य कहा हो तो आप बताइए। आपने कहा कि योर कैबिनेट कलीग्स डोंट एग्री विद यू, यू डोंट एन्जॉय देयर कॉन्फिडेंस, और वही मैंने अखबार को कह दिया। ठीक है, खैर इसके बाद उनका वो सब विदाई हो गई। जिस समय गांधी की विदाई हुई तो गांधी को बोर वार में एक दो कबीलाई लोगों के आपस में युद्ध हुआ था। अब ये भी गांधी की बड़ी शरारतें आपको बताता हूँ। तो जब विदाई हुई तो जनरल स्मट ने भी उनकी विदाई में भाषण दिया, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जो सेंटेंस बोला वो ये बोला कि सेंट इज़ गोइंग ऑफ आवर शोर्स, एक संत हमारा देश छोड़ के जा रहा है, और साथ में ये व्यंग भी किया कि एंड आई होप फॉर गुड, प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर रखा था। तो गांधी ने उन्हें वो चप्पल का जो सैंडल का जोड़ा, जिसकी तस्वीर नेट पे आपको मिल जाएगी, वो सैंडल का जोड़ा गांधी ने उनको भेंट किया जनरल स्मट को, कि जब आपके गुरूर ने, आपकी सरकार ने मुझे जेल में भेजा था तो मोची का काम दिया था, तो मैंने ये सैंडल बनाई थी बड़ी मेहनत से, ये मेरे श्रम का साध्य है, इसका मैं बड़ा मान करता हूँ और ये मैं आपको भेंट करता हूँ। अब वो मंच पे गांधी ने उनको सैंडल भेंट कर दिए, पर गांधी थे बदमाश, इसमें दो राय नहीं। गांधी जब बाहर आए तो फिर प्रेस ने कहा मिस्टर गांधी ब्रीफ, तो गांधी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा कि आई गिफ्टेड अ पेयर ऑफ फुटवियर टू जनरल स्मट। तो प्रेस ने लिखा गांधी स्लैम्स शूज़ ऑन द फेस ऑफ जनरल स्मट। इंटरनेशनल प्रेस में ये आया कि गांधी ने जनरल स्मट के मुंह पे जूता मार दिया। ठीक है, और गांधी को मालूम था कि ऐसा लिखा जाएगा और वो बिल्कुल सचेत थे इस मामले में। अब इसके बाद एक और जो बहुत अच्छा गांधी का मैंने एनेक्डोट मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। 1906 में वहाँ प्लेग आया। गांधी जब लंदन में थे तो प्लेग का प्रकोप देख चुके थे। तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करें इसके पहले, मैंने गांधी ने फिर हराया ब्रिटिश सरकार को, डॉक्टर आइडेंटिफाई करें इसके पहले गांधी ने पहचान लिया कि ये प्लेग है। तो गांधी ने वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाके जोहानिसबर्ग में कहा कि ये प्लेग है, लोगों को अलग अलग रहना शुरू करो, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाओ, ये बहुत बुरी तरह से फैलेगी, मौतें होंगी, सफाई करवाओ, ये कराओ वो कराओ। उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। कोई 100 बिस्तरों का अस्पताल था, 2-3 हफ्ते के अंदर वो अस्पताल भर गया। तब गांधी ने कमान हाथ में ली। जो कस्टम हाउस के पास कस्टम के गोडाउन्स थे 2, गांधी ने अपने 30 साथियों के साथ मिलकर उनके ताले तोड़ के सारा सामान सड़क पर निकाल दिया और वहाँ बिस्तरे बिछा के बोरा, रजाई, गद्दा जो मिले अस्पताल के बेड बना दिए, वो भी भर गए। कस्टम हाउस तोड़ डाला गांधी ने, जिसमें 225 कमरे थे, सारी टेबल कुर्सी गांधी ने बाहर फेंकवा दी और अस्पताल बना दिया। तो रॉबर्ट पाइने की एक किताब है, आप लोग पढ़ना चाहिए। उसने लिखा है कि इट वाज ए सिंगुलर साइट, कि जब जोहानिसबर्ग की सड़क पे चिड़िया भी नहीं दिखती थी, गांधी अकेला एक साइकिल लिए घर घर जाता था और बोलता था कि मैं गांधी, अगर आपके पास कोई मरीज़ है तो छुपाइए मत, मैंने अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था कर दी है, मेरे साथ भेज दीजिएगा। तो ब्रिटिश जो लोकल प्रशासन था, जिसको आप नगर निगम बोलते हैं, तो वहाँ का जो वहाँ मेयर के लिए टर्म हुआ करता था क्लर्क टू द टाउन। तो क्लर्क टू द टाउन ने उन्हें बुलाया, चेक बुक को बिल बुक कहते थे, एक पूरी बिल बुक दी जिस पर सरकारी मोहर थी और दस्तखत किए गए थे कि यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, यू हैव अनलिमिटेड फंड्स, आपको जैसे करना है आप वैसे करो। ये गांधी की विजय थी और उनको भी बचाया, गोरों को। हमारी तरह नहीं हुआ कि मुसलमान की सब्जी का थैला उल्टा दो और फिर मस्जिद में जाके मौलाना से मिले आओ और वोट का समझौता कराओ। उसने उनको भी बचाया जो अंग्रेज़ थे, यूरोपियन थे, वृद्ध थे, उनमें बच्चे थे जो कि हेल्पलेस थे। तो ये एक बड़ा सुंदर संस्मरण गांधी का है। चलिए अब एक गांधी की एक चीज़ बताता हूँ जो किसान आंदोलन की कमज़ोरी हुई। जब बिल वापस हो जाएंगे ये घोषणा हो गई तो गांधी के तो सत्याग्रही जो हैं वो बैठे हुए थे सड़क के किनारे। तो जनरल स्मट ने कहा कि अब ये वापस ले लो सत्याग्रह। गांधी ने कहा नहीं, जब तक बिल पार्लियामेंट से पास होके गजट में नहीं आएगा तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। और गांधी ने एक बड़ी शर्त रखी जो कल मैंने एक किताब में पढ़ी, एक ग्रेनेडियर किताब में आपको 2-3 किताबें दूंगा क्योंकि आपका बड़ा अच्छा, उसको आप हिंदी में लिख सकते हो। तो उसने कहा कि और एक और शर्त है। बोले क्या?
बोले जब तक जितना समय आप इस बिल को पार्लियामेंट में लाके पारित करके गजट में लाने के लोगे, उतने समय तक का राशन मेरे सत्याग्रहियों का आपको देना पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि इसमें 47 मौतें नहीं हुई हैं, उसके खिलाफ आप पे चार्ज नहीं लगा रहा हूँ। गांधी ऐसी बार्गेनिंग भी कर लेते थे, ठीक है। तो जनरल स्मट ने अपील की शहर के रहवासियों से कि भाई इनको शक्कर, ब्रेड, चावल, बटर, मक्खन दो, इनको अपने घरों में शौचालय का उपयोग करने दो, नहाने धोने दो, पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े दो। तो गांधी ऐसा बार्गेन भी कर लेते थे। अब मैं आता हूँ गांधी की जो सावरकर से 2 मुलाकातें हुई, है ना। पहली मुलाकात में जब गांधी इंग्लैंड गए थे, जिस समय के लॉर्ड कर्जन को गोली मारी थी मदन लाल जी ने, गांधी ने पेपर में खुल के लिखा था कि इसके पीछे कोई और है, लंदन, हाँ, कर्जन वायली को। तो गांधी ने खुल के लिखा था कि इसके पीछे कोई और है, और ये जो यंग लड़का है जिसने कि गोली मारी है, ये दोषी नहीं है, कोई और है जिसने इसको प्रोवोक किया है, वो दोषी है। गांधी ने खुल के अखबारों में लिखा था, जो बहुत प्रोमिनेंस के साथ छापा गया क्योंकि गांधी का लिखा हुआ था। जो लड़का था मदन लाल, उसके पिता भारतवर्ष के बड़े मशहूर डॉक्टर थे। मैं ये जो छद्म संस्कृति आजकल चल रही है, इनके मैं पन्ने खोल रहा हूँ। और लॉर्ड कर्जन के मित्र थे, और लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखते थे उस मदन लाल के पिता, जो बहुत मशहूर फिजिशियन थे, कि मेरा बच्चा सावरकर जी के गलत हाथों में फंस गया है, उसको कन्विंस करो, मोटिवेट करो कि वो उनसे अलग आए। वो लॉर्ड कर्जन के घर आता जाता था। तो उसने जब गोली मारी है, लॉर्ड कर्जन सभा से बाहर निकल रहे थे, तो वो उसको पहचान के उसकी तरफ बढ़े कि मेरे दोस्त का बच्चा है। तब उसने उनको हाथ के पीछे जो पिस्तौल छुपाया हुआ था उससे गोली मारी है। उसके बाद सावरकर ने गांधी को भोज के लिए आमंत्रित किया, रामनवमी का, ये दशहरे के दिन, कि यहाँ भोज होगा और दशहरे में आप आमंत्रित हैं। तो गांधी ने 2 शर्त रखी कि एक तो खाना पूर्ण रूप से शाकाहारी होगा, क्योंकि पहली मुलाकात में जब वो गए थे सावरकर जी से मिलने, तो सावरकर जी प्रॉन तल रहे थे नाश्ते के लिए, और गांधी से उन्होंने कहा था कि आइए खाइए। तो गांधी ने कहा मैं शाकाहारी हूँ। तो बोले मांसाहार नहीं करोगे तो अंग्रेज़ों से कैसे लड़ोगे। तो उन्होंने पहली शर्त रखी कि खाना शाकाहारी होगा, और दूसरा ये कि हम सब लोग मिल के बनाएंगे। तो गांधी ने वहाँ जाके आलू छीलने का काम किया। गांधी ने उस दशहरे के दिन अपने भाषण में ये कहा कि मैं राम के उस रूप का आराधक हूँ जिसमें कि राम विमाता की गलत मांग, पिता का गलत न्याय, पत्नी का बिछोह, सब कुछ सहते हुए भी पूरे संयम में रहे। शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने हत्यारे का रूप अख्तियार नहीं किया, और पूरे विश्व के सामने एक आदर्श संहिता को स्थापित किया। बोले मैं राम के उस रूप का उपासक हूँ। सावरकर जी ने उसके बाद भाषण दिया, बोले राम ने अगर रावण को ना मारा होता तो धरती से पाप का अंत ना होता। मैं राम के उस रूप का उपासक हूँ जो दुश्मन को मार देता है। और बाद में गांधी को ही रावण बना के सावरकर जी के चेले ने मार ही दिया उस समय भी। और फिर 1915 में कलकत्ता में ये जो उग्रवादी लोग थे, गरम दल नरम दल वाली जो बात थी, तो गरम दल के युवाओं को गांधी एक जगह एड्रेस कर रहे थे। उस समय जो उन्होंने बात कही वो बहुत अद्भुत है। मैंने फेसबुक पे लिखी भी थी। बार बार ये जो गाना गाया जाता है कि गांधी के चरखे से आज़ादी नहीं आई और खादी से आज़ादी नहीं आई, ये बहुत गलत गाना है। आज़ादी इसी से आई। आप लोग कोई आहत ना होना। भगत सिंह ने कर क्या लिया, मैं इन शब्दों में बोलता हूँ। भगत सिंह ने बम फोड़ दिया, उससे क्या अंग्रेज वापस चले गए? भगत सिंह कुर्बान हो गए। वो भगत सिंह जो हमारे देश के लिए बड़े काम आते, युवाओं को एकजुट करके बड़ा समूह खड़ा कर लेते, पूरी सामाजिक सोच को बदल देते, इतने बलशाली हो जाते, वो कुर्बान हो गए। उनके परिवार से लोगों ने दूरी बना ली, कोई झांकने नहीं जाता था उनके घरों में कि हत्यारे के माँ बाप हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर लिया, मेरे शब्दों के लिए आप मुझे क्षमा करना, मरवा दिया तमाम हिंदुस्तानी सैनिकों को, भूखों मरवा दिया, गोली से भी मरवा दिया। ठीक है जी। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कर लिया, मार दी पिस्टल, चढ़ा दिए गए सूली पे। ठीक। गांधी ने इस सोच को साउथ अफ्रीका से उठाया था। गांधी जब साउथ अफ्रीका में पहुंचे हैं तो उन्होंने ये देखा कि साउथ अफ्रीकन अंग्रेज के विरोध में छुटपुट घटनाएं करते थे, चाकू मार दिया, लूट लिया।
तो उसको सज़ा हो जाती थी और गांधी ने देखा पूरा मोहल्ला उसका दुश्मन हो जाता था, उस परिवार का, लोग कटने लगते थे। वहाँ से गांधी का ये सोच विकसित होता है एज ए यंग लॉयर कि ना, सामूहिक प्रयास करूँगा, ऐसा प्रयास करूँगा कि जिसमें निर्बल के सामने बलशाली बलहीन हो जाए, क्योंकि मैं बल के प्रभाव को स्वीकारता ही नहीं हूँ। और गांधी ने वहाँ कहा है कि जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैं आज़ाद हूँ, आप उस दिन आज़ाद हैं। ठीक। तो इसके बाद 1915 में जब गांधी हिंदुस्तान आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा सारी जगह का भ्रमण करो, घूमो, अभी इस देश को जानो, समझो, वगैरह वगैरह। बड़ी शर्मिंदगी भी गांधी ने उठाई है। बम्बई की मीटिंग में बोलने के लिए बैठे रहे, 47वां नंबर मिला, 5 मिनट का समय मिला, किसी ने उनकी बात ना सुनी। बनारस में गए, जो आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो बनारस कॉलेज करके उद्घाटन हो रहा था, तो जो राजा रजवाड़े जिन्होंने पैसा दान दिया था, ज़मीन दान दी थी, वो बैठे हुए थे मंच पे। तो गांधी ने भाषण ही अपना यहाँ से शुरू किया कि ये जितने रत्न जटित गहने और इतने महंगे वस्त्र आप पहने हुए हो, इससे तो आधा कॉलेज और बन जाता है ना। तो राजा महेंद्र सिंह तो मंच से उठ के चले गए। एनी बेसेंट ने गांधी को बीच में बोलने से रोक दिया कि मिस्टर मोहन, यू स्टॉप। ये बड़ी शर्मिंदगी भी गांधी ने उठाई है। तो 1915 में वो एक उग्र दल की सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय जो गांधी ने कहा वो अद्भुत है, और वो ही फिर गांधी के सारे कार्य का जो संचालक भाव बना। गांधी ने कहा कि आपकी देशभक्ति की तारीफ करता हूँ, आपका जो अपने देश के लिए उत्सर्ग का भाव है, जान दे देने का, उसकी भी बिल्कुल मैं आराधना करता हूँ। लेकिन ये कैसी देशभक्ति है कि आप षड्यंत्र करते हैं, योजना बनाते हैं, छुप के किसी की हत्या करते हैं, फिर भगोड़े की तरह भाग खड़े होते हैं और फिर छुपते हुए घूमते रहते हैं। उसने कहा कि आपका अपने देश के प्रति समर्पण है, तो आपकी कार्यविधि ऐसी होना चाहिए कि आप खुलकर सब साथ मिलकर विरोध कर सकें, और विरोध करने के बाद भी एकजुट रह सकें, आपको कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। आप देश की आज़ादी मांग रहे हैं, आप कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, तो उसके लिए भगोड़े की तरह क्यों घूमते हैं। आप कोई ऐसी विधि निकालिए जो आप सब लोग कर सकें, जो पिस्तौल चलाने में सक्षम नहीं है वो भी कर सके, जो पैदल चलने में सक्षम नहीं है वो अपने घर से बैठे कर सके। गांधी ने उस भाषण में कहा जो मूक है, जिस पे वाणी नहीं है, वो भी उस विरोध में हिस्सा ले सके, जो अपाहिज है, चल नहीं पाता है, वो भी उस विरोध में हिस्सा ले सके, जो बधिर है, जो सुन नहीं पाता है, जो साक्षर नहीं है, निरक्षर है, वो भी उस विरोध में हिस्सा ले सके। आप ऐसी विधि विरोध की निकालिएगा। यहाँ से गांधी का सोच विकसित होता है। अब मैं आता हूँ चंपारण पे। चंपारण में रुचि है? बिल्कुल बिल्कुल। वो शुक्ला जो लड़का था वो वो गांधी के पीछे पड़ा रहा कि चंपारण के किसानों का उद्धार करो। इलाहाबाद मिला, गांधी से लखनऊ मिला, यहाँ मिला, वहाँ मिला। अंत में गांधी कहते हैं कि गांधी ने लिखा है कि मुझे तो चंपारण क्या है, कौन सा ज़िला, कौन सा गांव है, मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी था तो मैंने कहा चलो मैं चंपारण चलता हूँ। अब यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण हैं। चंपारण जब गांधी पहुँचे हैं तो बाबू राजेंद्र प्रसाद के घर ही ले जाया गया उन्हें, क्योंकि वही संपन्न थे वहाँ, और नौकरों ने ये सोच के कि पता नहीं किस जाति के हैं और कौन लोग हैं, उनको बाहर आउट हाउस में ही ठहरा दिया गया। बाबू राजेंद्र प्रसाद बाहर थे। तो गांधी ने लिखा है कि बड़े मैले शौचालय थे, बड़ी ख़राब स्थिति में मुझे रहना पड़ रहा था, और इस लड़के पे मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं ये सोच के कि यार ये क्यों इतना दृढ़ निश्चयी है, क्यों इतना ज़िद्दी है, ज़रूर तो कुछ है, तो ये मैं यहाँ आया हूँ। तो वहाँ राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, प्रोफेसर कृपलानी, आचार्य कृपलानी है। हाँ, तो उन्होंने साहब गांधी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाया और गांधी का भाषण कराया। गांधी ने अपनी अहिंसा की नीति समझाई। तो कृपलानी जी ने ये कहा कि भाई मोहनदास जी, आपकी सारी बात हमने समझी सुनी, पर मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ अहिंसा से आज़ादी मिली हो, ऐसा कहीं इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा है। तो गांधी ने उनसे कहा कि कृपलानी जी, मैं आपके छात्रों को इतिहास पढ़ना नहीं, इतिहास लिखना सिखाने आया हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन गांधी का था। गांधी चंपारण गए तो वहाँ का जो कलेक्टर था उसने इनसे सवाल किए, जब ये मुजफ्फर
नगर में वहाँ उतरे हैं रेलवे स्टेशन पे तो हज़ारों की भीड़ इनके स्वागत में थी। ये तो किनारे से चले जा रहे थे, इनको अंदाज़ ही नहीं था कि राजकुमार शुक्ला इतना ताकतवर आदमी है कि इसने संदेश दिया है। कोई 15,000 किसान रेलगाड़ी पे आधी रात के लिए खड़ा हुआ था, तो गांधी ने सोचा कि तो कोई और का स्वागत हो रहा होगा। गांधी तो चुपे निकले जा रहे थे, तो जब नारे लगने लगे उनके नाम के तब गांधी रुके। तो जब कलेक्टर और कमिश्नर ने ये देखा कि यार इसके आने से इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो ये यहाँ रहेगा तो बावेला कर देगा, तो उनको मार्चिंग ऑर्डर्स दिए गए कि 24 घंटे के अंदर आप जो है जिला बदर हो जाइएगा। तो गांधी ने झूठ बोला। गांधी ने उनसे जाके कहा कि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा यहाँ एक कमीशन होल्ड करने आया हूँ और मेरे पास 25,000 किसानों के शिकायत पत्र हैं, तो आप मुझे बाहर जाने का नहीं कह सकते, मैं यहाँ कमीशन होल्ड करूँगा। तो उन्होंने कहा दिखाइए कहाँ पत्र है, तो गांधी के पास कोई पत्र नहीं थे। तो गांधी ने कहा है नहीं, पर 2 दिन में लिखवा लूँगा, और वाकई हफ्ते और 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने 25,000 पत्र कलेक्ट भी कर लिए। चंपारण गांधी की पहली सफलता थी, और चंपारण का हासिल ये था कि गांधी ये स्थापित कर पाए कि गरीब आदमी जो है वो भूखा रह के भी आंदोलन कर सकता है। और चंपारण के आंदोलन का एक बड़ा रोचक किस्सा ये है कि वो खेत में सभा होती थी, लालटेन जला के सभा होती थी। गांधी बड़ी मुश्किल हालातों में वहाँ रह रहे थे, तो चंदे के लिए चादर फैला ली जाती थी, उसमें किसान अपने रुपया, सिक्का, पैसा, स्त्रियाँ अपने गहने डालती थी। तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो उन गहनों का हिसाब रखते थे, जो 2-3-4 लड़के उनके साथ काम कर रहे थे। तो उसमें जब लिस्ट आई रात को, तो उसमें एक जगह आया 1 झुमका। तो गांधी ने जो उनका ऑफिस स्टाफ था उनसे कहा कि यह असंभव है कि कोई स्त्री 1 झुमका दान करके जाए और दूसरा झुमका अपने साथ ले जाए। बोले वो तो उसके किसी उपयोग का भी नहीं है। बोले ये आप लोगों की लापरवाही है कि आपने घुमा दिया है, आप उसको पता करिए, नहीं तो कल की सभा में मैं आपका नाम लेके घोषणा करूंगा कि आपने 1 झुमका चोर लिया है। तो रात भर घुटनों के बल मशाल और लालटेन जला के वो एक झाड़ी में बिंदा हुआ झुमका मिल गया। 12 बजे वो जब गांधी के कमरे में पहुँचे तो गांधी जगे हुए बैठे थे। जब वो आ गया बोले हाँ अब मुझे नींद आ जाएगी। तो इतनी निष्ठा और ईमानदारी थी गांधी को, जो आज पॉलिटिकल पार्टी क्या चंदा लेती हैं वो मालूम ही है। अब मैं आखिरी आपसे सॉल्ट मार्च पे 2 मिनट बात करता हूँ। जब गांधी ने घोषणा की कि मैं नमक बनाऊँगा, तो गांधी को पूरी दुनिया ने पागल डिक्लेयर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, सरदार पटेल ने विरोध किया, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने यहाँ विरोध किया, सब ने विरोध किया, पर गांधी ने कहा मैं नमक बनाऊँगा। 12 मार्च को वो अपने आश्रम से रवाना हुए। उनके साथ 80-82 लोग थे, लेकिन जब वो दांडी के समुद्र तट पर पहुँचे हैं तो उनके साथ 98,000 जनसंख्या थी। इसमें 38,000 महिलाएं थीं। 18,000 महिलाओं की एक दिन में गिरफ्तारी हुई, जो अद्भुत है। तो वो वेब मिलर जो संवाददाता था ट्रिब्यून अखबार का, जो लाइव कवर इसको कर रहा था, उसने लिखा था कि ऐसा मानव समूह मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा अनुशासित मानव समूह मैंने कभी नहीं देखा, ना मेरी कल्पना में कभी आ सकता था। गांधी के आदेश थे कि पुलिस लाठी मारेगी, पिटाई करेगी, बचाव के लिए भी हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर बचाव के लिए भी हाथ उठा तो मैं उसे हिंसा मानूंगा, मैं उसे अहिंसात्मक नहीं मानूंगा। सत्याग्रह ही अहिंसात्मक होता है। तो उसने लिखा है, वेब मिलर ने अपनी किताब में, कि पुलिस लाठी से, बैटन से मारती थी, सर फटते थे, खून बहता था, लोग गिर पड़ते थे, स्वयंसेवक उठा के उन्हें आसपास के झोंपड़ों में कर देते थे। लेकिन बोले एक नज़ारा ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी ने बचाव में भी हाथ उठाया हो। पूरे देश में नमक बनाया गया। जिसके घर के पास एक छोटी सी तलैया भी थी, उसने भी वहाँ मिट्टी उठाई और थाने पहुँच गया कि मैंने नमक बनाया, कानून तोड़ा है, मुझे गिरफ़्तार करो। 3.5 लाख गिरफ्तारियाँ हुई। उस समय लंदन टाइम्स ने एक बड़ा अच्छा कार्टून छापा था, लॉर्ड विलिंगडन्स डिलेमा। एक जेल बनी हुई है, उस जेल में गांधी भरे हुए हैं, जेल के बाहर अपार जनसमूह है, वो भी सारे गांधी की शक्ल में दिखाए हैं। नीचे लिखा है हु टू अरेस्ट हुज गांधी, सारा देश गांधी हो गया था। ठीक है, तो ये उस सॉल्ट मार्च का था। सॉल्ट मार्च पे जितना अध्ययन, जितना शोध हुआ है, जितनी रिसर्च पेपर्स लिखे गए, जितनी किताबें लिखी गई हैं, एक जानकारी आपको और ये दूं कि मैंने नेट पे जो निकाला, हर 2 महीने 17वें दिन गांधी के नाम पे एक नई किताब प्रकाशित हो जाती है आज भी। इतना मतलब सघन शोध गांधी पे चल रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात मुझे ये है कि ये सबसे अधिक शोध उस देश में चल रहा है जिस देश में गांधी ने कभी पैर नहीं रखा, अमेरिका में।
सबसे अधिक किताबें अमेरिका से प्रकाशित होती हैं गांधी पे। तो एवरेज इंटरनेट में निकाला था मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स ऑन गांधी, तो 2 महीने 17 दिन में एक नई किताब गांधी पे आ जाती है। ठीक है, मतलब आज तक गांधी का इतना माइक्रोस्कोपिक अध्ययन चल रहा है। और हमारे अवधेश जी तो उठते बैठते गांधी लिखते पढ़ते रहते हैं। तो आप सोच लो कि भारतवर्ष में जब ऐसे लोग हैं तो इतने दूर के देश में कैसे गांधी का इतना प्रभाव था कि वहाँ ऐसे लोग हैं। तो ये भी सूचना मैं आपको दे दूं कि सबसे अधिक किताबें अमेरिका से प्रकाशित होती हैं। एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ बीच में, बराक ओबामा जो यूएस के 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर रहे, उनने अपने 10 साल के कार्यकाल में करीब 1250 बार गांधी को कोट किया अपनी पब्लिक स्पीचेस में। 1250 बार उस आदमी ने गांधी को कोट किया कि गांधी सेड दिस, गांधी डिड इट दिस वे, गांधी डिड इट दैट वे। उसके अलावा एक और आपको रहस्य उद्घाटन करता हूं कि पहले बराक ओबामा अपने ऑफिस में वर्बल इंस्ट्रक्शन देते थे, उनके सेक्रेटरीज उसको फटाफट टाइप करते थे। गांधी पढ़ते पढ़ते उन्हें कहीं ये पता लगा, गांधी लिखते बहुत थे, कि गांधी सारे निर्देश हाथ से लिख के देते थे। तो उन्होंने जो है नियम बना लिया कि मैं भी हाथ से लिख के दूंगा। वाइट हाउस से जो प्रेसिडेंट का घर है वो कनेक्टेड रहता है, आप कॉरिडोर से आते जाते हैं, जैसा हमारे मोदी जी बनाने की कोशिश में हैं। तो वो ऑफिस से लेट होने लगे, तो मिशेल जो उनकी वाइफ है उसने उनसे पूछा, 10 दिन हुआ 15 दिन हुआ कि ऑफिस से 1-1.5 घंटा लेट आता है। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैंने पिछले दिनों से एक तरीका काम करने का अपनाया है कि मैं वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं देता अपने स्टाफ को, जो भी ऑर्डर्स इशू करने होते हैं मैं लिख के देता हूँ, जो गांधी करते थे। तो उसने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले मैं जब लिख के देने लगता हूँ तो मुझे बहुत सोचने का अवसर मिलता है और मैं ये पाता हूँ कि मेरा ऑर्डर जो है वो बेटर क्वालिटी का हो गया है, ज़्यादा अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और मेरा स्टाफ भी मेरी तारीफ़ करता है कि क्या सुपर आपने हम लोगों को बताया कि ऐसा करना चाहिए। ये मैंने बीच में ऐसे ही कोट किया। सॉल्ट मार्च पे तमाम लोगों के तमाम मत हैं। विंस्टन चर्चिल ने इंडिया ऑफिस को मैसेज भेजा था कि दिस टाइम व्हेन यू अरेस्ट हिम सेंड हिम टू असाइलम नॉट जेल, इसे पागल खाने भेजना, जेल मत भेजना, ये पागल हो गया है। लंदन टाइम्स ने लिखा था कि ब्रिटिशर्स कैन हार्डली होल्ड देयर लाफ। कोई एक अंग्रेज बड़े अफसर ने लिखा था कि गुड लेट हिम मेक सॉल्ट, आई विल स्प्रिंकल इट ऑन माई स्नैक्स विद माई इवनिंग डिनर। ठीक है, सॉल्ट मार्च का क्या महत्व था, क्या नहीं महत्व था, इस पर तमाम शोधकर्ताओं ने तमाम सारी चीज़ें लिखी हैं। जो मेरा अपना मत है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गांधी 1915 से 1930 तक लगातार कोशिश में थे कि भारतवर्ष का एकीकरण हो, तब एक ऐसा सबल आंदोलन खड़ा हो कि जिसका कोई सामना ना कर पाए। राजा रजवाड़े 500, गरीब अमीर की खाई, जात की खाई, कई बड़े ब्राह्मण नेता जिनमें मदन मोहन मालवीय भी इन्वॉल्व हुए ऐसे थे कि शूद्र की सभा में से आके स्नान करने लगते थे, है ना। प्रादेशिक खाइयाँ, भाषा की खाइयाँ, रॉले एक्ट के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ, तमाम सारे आंदोलन गांधी ने किए, लेकिन पूरा देश कभी एक नहीं हुआ। कपड़ा जलाने का आंदोलन हुआ, भाई कपड़ा विदेशी वही जला पाएगा जिस पे विदेशी कपड़ा है, तो गरीब उस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता। रावी के तट पर सम्मेलन में वही जा पाएगा जिसके पास साधन है जाने का, गरीब आदमी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तो गांधी का निरंतर सोच चलता था, जो मेरा अपना आकलन है, कि ऐसी कौन सी चीज़ हो जो सारे देश को एक कर दे। तो गांधी के दिमाग में ये आया कि महल से लेकर झोंपड़ी तक नमक एक सा है, उसकी वही उपयोगिता है, उसका वही स्वाद है, उसकी वही कीमत है। इसमें अमीर गरीब नहीं होता, सबको आवश्यक है। सूर्य की रोशनी और पानी के बाद जीवन के संवहन के लिए नमक तीसरी सबसे आवश्यक चीज़ है। गांधी ने जो अपनी मैंने कमेंट्री लिखी है, जिसको थोड़ा बहुत संशोधित मैं शब्दों में कर रहा हूँ, तो गांधी ने कहा कि ये सारे देश को जोड़ देगा। जब बहुत बहस हुई तो गांधी ने कहा कोई मेरे साथ ना आए, महिलाएं मेरे साथ आएंगी क्योंकि वो रसोई में नमक का महत्व जानती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब ये नमक आंदोलन हुआ है तो टीकमगढ़ में भी जो तालाब के किनारे बैठा है बुड्ढा, जो पैर से चल नहीं पाता, उसने भी उठाई मिट्टी मैंने नमक बनाया है। और महाराजाओं के महलों में भी जो बैठे हैं उन्होंने भी कहा हमने नमक बनाया है। साउथ इंडियन ने भी कहा हमने नमक बनाया है, नॉर्थ इंडियन ने भी कहा हमने नमक बनाया है, जो हिल नहीं पाता जगह से उसने भी कह दिया हमने नमक बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दर्शन गांधी का
सॉल्ट मार्च की पृष्ठभूमि में था वो था सारे देश का एकीकरण, और ये पहली बार हुआ कि पूरा भारतवर्ष एक आंदोलन में एक हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम राष्ट्र के एकीकरण का श्रेय देते, मैं उससे असहमत हूँ। उन्होंने रियासतें राजसात की, उनके पास फौज थी, पुलिस थी, बल था, प्रशासन का तंत्र था, उन्होंने मानसिकता नहीं बदली। राजा रजवाड़े फिर भी राजा रजवाड़े बने रहे, उन्होंने राजसात किया रियासतों को, लेकिन देश का एकीकरण नमक सत्याग्रह से हुआ। ये मेरा अपना एक आकलन है कि पूरा भारतवर्ष एक जो है, जो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हो, तो वो उस एक चुटकी नमक से हुआ। दूसरा जो हासिल है नमक सत्याग्रह का, कि निर्बल से निर्बल को गांधी ने सबल और महत्वपूर्ण बना दिया। क्योंकि नमक बनाने में जो बिल्कुल निर्बल आदमी है, जिसकी छाती नंगी है, एक लंगोटी है, उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि नेमाजी का है। तो उसने निर्बल से निर्बल को सबल से सबल की बराबरी पर खड़ा करके निर्बल को शक्तिशाली और निर्भीक बना दिया कि तू भी देश की आज़ादी में उतनी ही ताकत से लड़ सकता है जितनी ताकत से पवन करण लड़ते हैं। और तीसरा मैं मानता हूँ कि नमक सत्याग्रह के बाद ही जब ब्रिटिश सरकार ने इतना व्यापक जन समर्थन गांधी का देखा, तो वो बाध्य हुई कि गांधी को जनप्रतिनिधि मान के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा दिया, जिसमें कि पहले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जाता था या पदासीन लोग जाते थे कि आप फला सूबे के मुख्यमंत्री हो, ढिकानी रियासत के राजा रजवाड़े हो, प्रिंस आगा खान हो, अमके हो ढमके हो। गांधी तो किसी पद पे थे नहीं, वो तो सामान्य जन थे। तो पहली दफ़ा एक जन सामान्य को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें 64 उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधि आते थे जहां अंग्रेज़ों का शासन था, गांधी को हिस्सा दिया गया। मैं सोचता हूं कि भारतवर्ष में उस दिन जनतंत्र का उदय हुआ। उस दिन ये प्रतिछाया, ये शेडो में ये आवाज़ उभरी कि आने वाले वक्तों में साधारण आदमी जो है भारतवर्ष के राजपाट का हिस्सा बनेगा। उस दिन ये जनतंत्र का जन्म हुआ। तो अब इतना कह के मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। हाँ, वो ओबामा भूल ही गया बीच में मैं। तो ओबामा जब अपना सेकंड टर्म पूरा करके जिस दिन विदाई थी, जो यूएस आर्मी का एयरक्राफ्ट था वो खड़ा हुआ था वाइट हाउस के बाहर, परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाना चाहते थे। चलते चलते एक पत्रकार लेडी जर्नलिस्ट ने उनको रोका कि मिस्टर ओबामा, लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा यस। तो उसने पूछा कि यू हैड वेरी सक्सेसफुल 10 years एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एनी विश, एनी डिज़ायर विच इज़ अनफुलफिल्ड। तो जो ओबामा ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ वो इतिहास में गांधी की ताकत का सबसे बड़ा दस्तावेज है। आप सोचो उसका कैसा तनाव का क्षण रहा होगा। 100-200 पत्रकार उसे घेरे हुए हैं, तमाम सरकारी कागज़ों पर दस्तखत करके यूएस प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा है, परिवार हवाई जहाज में बैठा हुआ है, बिल्कुल हैक ऑफ द मोमेंट पे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं सुई की नोक पे वो लड़की सवाल पूछती है कि एनी विश विच इज़ अनफुलफिल्ड। और क्या ओबामा की आवाज़ आती है, क्या उसकी आत्मा कहती है? उसने कहा यस वन। वो कहती है यस व्हाट? कहती है इफ़ गांधी वॉज अलाइव आई वुड स्पेंड दिस इवनिंग विद गांधी। ये इतने बड़े, इतने मजबूत दस्तखत हैं गांधी की ताकत के वक्त के दस्तावेज पे कि इतने सशक्त, इतने शक्तिशाली देश का प्रमुख जब रिटायर हो रहा है, कहता है एक इच्छा अधूरी रह गई, गांधी जिंदा होते तो आज की शाम गांधी के साथ गुजारता। चलिए सर।